स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने मैक्स वेबर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और मैक्स वेबर की जो थ्योरी ऑफ अथॉरिटी थी उसके बारे में हमने जाना। इस चीज को आज कंटिन्यू करते हैं और उनकी जो सबसे फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, उसके बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने कैसे डिफाइन किया था। इससे रिलेटेड कल मैंने आपको दो टॉपिक दिए थे स्टडी करने के लिए। एक तो मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया था कि आप पता लगाइए कि मैक्स वेबर की लीगल रैशनल अथॉरिटी उन्होंने बेस्ट क्यों मानी है, मतलब व्हाई लीगल रैशनल अथॉरिटी इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। सेकंड, मैंने आपसे कहा था कि कार्ल मार्क्स का ब्यूरोक्रेसी को लेकर के क्या व्यू पॉइंट था, उसके बारे में पता लगाइए। तो पहले ब्यूरोक्रेसी के बारे में जानते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं मार्क्स का और वेबर का। तो ब्यूरोक्रेसी एक जो टर्म है, ये मैक्स वेबर ने नहीं कॉइन करी थी, ठीक है। ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने कॉइन करी थी, और लेकिन पॉपुलराइज करने का सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो मैक्स वेबर को मिला। जस्ट लाइक टेलर, टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं कॉइन करी, लेकिन उनको ज्यादा क्रेडिट मिला और उन्होंने पॉपुलराइज करा उस टर्म को। सेम गोज विद ब्यूरोक्रेसी एंड मैक्स वेबर। बट ही इज द फर्स्ट सोशल साइंटिस्ट जिसने सिस्टमैटिक स्टडी करी ब्यूरोक्रेसी की और उसके कैरेक्टरिस्टिक की। देखो, अब ये ब्यूरोक्रेसी बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हो गया। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करता है जब से स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये ब्यूरोक्रेसी क्या है? ये ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर ये कुछ अलग है? तो इतना समझ लीजिए, ब्यूरोक्रेसी की एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी तक किसी के पास नहीं है। मतलब वेबर ने ऑल्दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई है, लेकिन इसको डिफाइन नहीं करा है। तो मैं कुछ इस तरीके से कह सकती हूँ कि ये ऑफिशियल्स होते हैं स्टेट के, ठीक है, और ये एग्जीक्यूशन वाले काम में इन्वॉल्व होते हैं। काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है वो यूज की जाती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव के लिए। ये सबसे बेटर एक्सप्लेनेशन रहेगा इसके लिए। एडमिनिस्ट्रेशन एक वाइडर टर्म है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे हमने नेचर एंड स्कोप में बात करी थी, तो आई टोल्ड यू इसका नेचर और स्कोप काफी वाइड है। कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ऑर्गन में भी आता है। कई लोग मानते हैं कि नहीं, इसके अलावा भी इसके काफी ज्यादा डाइवर्स हो जाता है ये। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक वाइडर टर्म है। ब्यूरोक्रेसी इन तीनों में, इसमें मैं एग्जीक्यूटिव और ऐड कर लेती हूँ। एग्जीक्यूटिव में भी दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट होते हैं और एक होते हैं पॉलिटिकल। तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं उनको ब्यूरोक्रेट बोला जाता है। ओके, ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो वेबर ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, एंड ये जो मॉडल था इसको हम कहते हैं वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इट इज स्टिल प्रिवेलेंट, क्योंकि इन्होंने जो मॉडल डिजाइन किया, इट बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी मॉडल्स। और साथ ही साथ इनका जो ये मॉडल था, ये मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। इवन वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी को एक रेफरेंस मॉडल के तौर पे देखा जाने लगा। आप एक चीज अज्यूम कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। हमारे यहाँ, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के एग्जांपल लेती हूँ। आप यूएसए का देखो, आप यूके का देखो, फ्रांस का एग्जांपल ले सकते हो। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना, देन इंडिया, ठीक है। इन सब में देखना, कहीं ना कहीं आपको परमानेंट एग्जीक्यूटिव जरूर मिल जाएंगे जो एक्चुअल में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं। तो ये कॉमन थीम है, ब्यूरोक्रेसी इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी कंट्री। वो फिर चाहे किसी भी प्रकार के रिजीम को फॉलो करती हो, पॉलिटिकल सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, बट वहां पे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग मिलेगी आपको। तो वही ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने आइडेंटिफाई करा और उसको कंटिन्यू स्टडी करा इन्होंने। बट ही नेवर डिफाइंड ब्यूरोक्रेसी, ये उनकी सबसे खास बात थी। ही ओनली डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक। और ये ब्यूरोक्रेसी थी क्या उनके लिए? जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो परमानेंट वो होते हैं ना, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो सिलेक्टेड होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, और जो पॉलिटिकल हैं वो इलेक्टेड होते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया कि इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। इसमें क्या हो गया कि सिर्फ वो एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे जो अपॉइंटेड हैं, इलेक्टेड नहीं आएंगे। तो मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी यानी कि इन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी, लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिजाइन करी थी लीगल रैशनल मॉडल के रूप में। मैं वापिस से बता देती हूँ आपको। तीन टाइप की अथॉरिटी होती है, राइट? हमने देखा था, एक हमने देखा ट्रेडिशनल होती है,
देन करिस्मेटिक होती है, देन लीगल रैशनल होती है। यहाँ पे जो सिस्टम होता है तीनों के अंदर ही, तीनों में मान के चल रही हूँ, एक सिस्टम है जिसमें कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और उन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है कि कोई रूल्स बनाने वाला है और कोई उनको इम्प्लीमेंट करने वाला है, राइट। अब रूल्स बनाने वाला ट्रेडिशनल में कौन है? किंग हो सकता है या कोई रिलीजियस अथॉरिटी हो सकती है, और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले उसके फॉलोवर हैं या उसके सर्वेंट हैं, ठीक है। करिस्मेटिक में एक लीडर होता है, रूल बनाने वाला, फॉलो करने वाले उसके फॉलोवर होते हैं, राइट। लीगल रैशनल में यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक हो सकती है, ये नॉन डेमोक्रेटिक हो सकती है, नॉन डेमोक्रेटिक के भी काफी सारे फॉर्म आ जाते हैं, और उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो वेबर ने स्टडी करा और उन्होंने एक थ्योरी दी, किसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ब्यूरोक्रेसी करेगी जी। और ब्यूरोक्रेसी कैसी होगी उसके उन्होंने कुछ फीचर बताए, उन्होंने कुछ तरीके बताए उनको आइडेंटिफाई करने के, उसी चीज को हम स्टडी कर रहे हैं। तो मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने कहा कि यहाँ पे ऑफिशियल बिजनेस कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है जो फिक्स रूल्स पे काम कर रही है, रूल्स फिक्स्ड हैं इसके, और इसमें जो एजेंसी है उसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो जानते हैं। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हर एक ऑफिशियल, उसके पावर और उसके फंक्शंस जो हैं वो डिलिमिट कर दिए गए इन टर्म्स ऑफ पर्सनल क्राइटेरिया, ठीक है। यानी कि काइंड ऑफ मेरिट बेस्ड सिस्टम बनाने की कोशिश करेगी। दूसरा, हर एक ऑफिशियल को मैचिंग अथॉरिटी दे दी गई टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास जितना काम था उतने ही काम से मैच करते हुए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। देन किस तरीके से वो अपनी विल को लागू करवाएगा, किस तरीके से वो काम करेगा, है ना, वो बहुत लिमिटेड कर दिए गए। मतलब अब उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं थी, और जो कंडीशंस हैं उसकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, जॉब कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, वो क्लियरली डिफाइन कर दी गई। यानी कि क्या करा गया, उनको एक तरीके से लिमिट में रखने की कोशिश करी गई, बिकॉज जो प्रेवलेंट ओपिनियन था अबाउट द ब्यूरोक्रेसी वाज लाइक दैट कि ब्यूरोक्रेसी के पास अनलिमिटेड पावर होती है, मतलब जो भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होती है उसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, और ये चीज हम भी ऑब्जर्व करते हैं। अभी मे बी आपके माइंड में ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही, मैं आपको इससे कंपेयर करने के लिए एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आप पढ़ेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, यूल फाइंड आउट कि मौर्यास के टाइम में किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन होता था। देन हम इनका पढ़ते हैं, मुगल्स का पढ़ते हैं, देन ब्रिटिशर्स का पढ़ते हैं। तो यू गेट टू नो कि अच्छा इस तरीके से चल रहा है, स्टेट फैला हुआ है, बीच में एक सेंट्रल अथॉरिटी बैठी है, और वो अपने अपने क्या कर रखे, उसने ऑफिशियल्स को रख रखा है, ठीक है। अब वो ऑफिशियल्स, कुछ और ऑफिशियल्स है वो जिनकी मदद से वो काम कर रहा है, राइट। लेकिन आप फील करोगे कि ऑल दो राजा के पास अथॉरिटी है, बट ये ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन इतना ज्यादा है कि काइंड ऑफ बर्डन है स्टेट के ऊपर, या लिमिट है, लिमिटेशन है स्टेट के ऊपर, राजा के ऊपर, कि वो हर जगह पर्सनली विजिट नहीं कर सकता, या एक टाइम पे हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो ये जो लोकल अथॉरिटीज थी इनके पास पावर बहुत होती थी, है ना, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के पास पावर बहुत होती थी। ये तो था ट्रेडिशनल। फिर आ गया मॉडर्न मेथड जिसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मॉडल बनाने की कोशिश करेगी कि सबसे पहले तो इसको रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर लेकर के आओ, मैरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्सनल मेरी चॉइस थी, इस पर्सन को ऑफिशियल बना दो तो उसको बना दिया गया, नहीं। जो भी सिलेक्ट होगा रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा, उसके जॉब क्राइटेरिया जो कुछ है वो भी क्लियरली डिफाइंड होगी। तो इस तरीके से काफी हद तक उनकी पावर्स के ऊपर लिमिटेशन लगाने की कोशिश करेगी। हर एक ऑफिशियल के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, तो इनको एक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी में रखा गया, ठीक है। सीनियोरिटी और जूनियर जो होते हैं, सीनियर एंड सबॉर्डिनेट वाले रिलेशनशिप में लाया गया। जो हायर ऑफिशियल्स होते थे, सीनियर होते थे, वो सुपरवाइज करते थे, और जो लोअर ऑफिशियल होते थे उनका काम था राइट टू अपील। मतलब इसको इस तरीके से नहीं, काम नहीं था उनका, बट मान लो अगर किसी सबॉर्डिनेट को प्रॉब्लम थी अगेंस्ट द हायर अथॉरिटी, एंड व्हाट ही कैन डू, ही हैज द राइट टू अपील। वो सिर्फ अपील कर सकता था हायर अथॉरिटीज के सामने, इसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था।
देन ऑफिशियल के पास अपने जो रिसोर्सेज हैं, जैसे एक मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक घर मिलता है, एक हाउस दिया गया, इसके अलावा उसको एक गार्ड दिया गया, मान लो तो कुछ फैसिलिटीज दे दी गई, तो ये फैसिलिटीज उसकी खुद की नहीं है, ये फैसिलिटीज उसको अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए दी गई, तो उसकी ऑनरशिप नहीं हो जाती उस पे। ऑफिशियल्स डू नॉट ओन द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर रेंडरिंग द ड्यूटीज, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो इन रिसोर्सेज का यूज कैसे कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Official business and private affairs, official revenue and private incomes are strictly separated. उसके पास पैसा आता है, वो डिस्ट्रिक्ट भर से पैसा कलेक्ट कर रहा है, वो पैसा आ रहा है, बट वो क्या है, वो ऑफिशियल रेवेन्यू है, उसका खुद का पैसा नहीं, उसकी पर्सनल इनकम नहीं है, तो इन चीजों को अलग अलग करा गया। Then offices cannot be filled by incumbent as private property which can be sold and inherited. देखो यहाँ पर ये चीज कहा गया कि मान लो आज के दिन मुझे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया गया या आपको बना दिया गया। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, फॉर एग्जांपल आप एक जमींदार हो, आपको लगा कि नहीं अब मुझे ये जमींदारी छोड़नी है, तो हो सकता है आप अपनी अगली जनरेशन को जमींदार बना दो, या फिर किसी फ्रेंड को आपने ये जमींदारी जो थी, वो जमीन जो थी वो सेल कर दी, राइट। तो आपने क्या करा, अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको सेल कर दिया, या फिर आपकी जनरेशन उसको इनहेरिट कर लिया, तो ये जमींदारी मेरी क्या होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। वही अगर एक पर्सन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है, तो वो जो ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यानी ना तो उसके बच्चे कलेक्टर बन सकते हैं अनलेस वो क्वालिफाइड हो करके सेम प्रोसेस के साथ ना आ जाए, और ना ही वो ये पोस्ट किसी को सेल कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड करा गया था। एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कंडक्टेड ऑन अ बेसिस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, या वी कैन से कंप्लीटली आज के दिन जो होता है ना रेड टेपिज्म होता है, या फिर एक जो रिटन डॉक्यूमेंट्स वाली प्रोसेस चली आ रही है, वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की ही देनी है कि जो भी काम होगा वो लिखित में होगा, रिटन होगा। कोई भी काम ऐसे कहने भर से ऑरल और उससे नहीं चलेगा, ऑरल ऑर्डर्स को नहीं फॉलो किया जाएगा, रिटन ऑर्डर्स को यहाँ पे फॉलो करा जाएगा, रिटन में होगा। ये चीज जो है यहाँ पे लागू करी गई थी। इसके कुछ ऑर्डर्स एलिमेंट्स दिए गए हैं। पहला एलिमेंट है इम्पर्सनल ऑर्डर, रूल्स, स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस, हायरार्की, पर्सनल एंड पब्लिक एंड्स, देन रिटन डॉक्यूमेंट्स, मोनोक्रेटिक टाइप। ये इसके 7 एलिमेंट हैं, और आई एक्सपेक्ट कि सातों के सातों आपको जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए। इम्पर्सनल ऑर्डर में क्या आ जाता है, इन्होंने कहा, देखो इम्पर्सनल वर्ड को समझो आप। इम्पर्सनल, मेरे पास एक पोस्ट है तो वो पोस्ट मैं ऑन नहीं करती, मेरे पास वो टेम्पररी पोस्ट है, इसीलिए मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो ऑर्डर इशू कर रही हूँ वो पर्सनल ना हो, राइट, इम्पर्सनल हो, यानी कि मेरे से रिलेटेड ना हो वो चीज उस पोस्ट से रिलेटेड हो। तो वेबर ने इस चीज के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया दैट द ऑफिशियल शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन एन इम्पर्सनल मैनर, एंड द आइडिया ऑफ इम्पर्सनल ऑर्डर शुड ओरिएंट द एक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स both in issuance of the command of to subordinate and their obedience to them। ये जो इम्पर्सनैलिटी वाली बात आती है कि हम अलग होकर के अपने आप को अलग रख के फिर ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसका मकसद ये होना चाहिए कि सबॉर्डिनेट उस ऑर्डर को फॉलो भी कर रहे हैं, और उनको वो उनकी जो बात है वो मान भी रहे हैं, ओबीडियंस लेना उनसे, है ना। मैंने कल आपको बताया था कि अथॉरिटी कब स्टैब्लिश होती है, जब उनके सबॉर्डिनेट उनकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। एंड देन देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड, आई थिंक ये रॉबर्ट मर्टन की स्टेटमेंट है। मर्टन ने कहा था कि अथॉरिटी द पावर ऑफ कंट्रोल विच डिराइव्स फ्रॉम एन एक्नॉलेज्ड स्टेटस इनहर्स इन द ऑफिस नॉट इन पर्टिकुलर पर्सन हु परफॉर्म द ऑफिशियल रोल। कि अथॉरिटी किसके पास है, ये है उस पर्टिकुलर ऑफिस में, पर्टिकुलर पर्सन में नहीं है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गए, आपके पास अथॉरिटी है, तो वो अथॉरिटी आपके पास एज एन इंडिविजुअल नहीं है, वो इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट में है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और इन्होंने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस रिलेशनशिप को क्या करना है, हमें डीपर्सनलाइजेशन को इंश्योर करना है। देन सेकंड एलिमेंट था रूल्स का, तो रूल्स क्या होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप काम कर रहे हो, आपकी अथॉरिटीज, आपके फंक्शन, सब कुछ आप रूल्स के हिसाब से कर रहे हो, सब कुछ रिटर्न में है। तो ये चीजें थर्ड में आ जाता है, आप इसको आराम से पढ़ लोगे। जैसे मर्टन ने इसमें कहा था कि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो। अच्छा, ये पॉइंट है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट भी बनता है वेबर का, इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जैसे ये कहा गया कि आप रूल्स को फॉलो करो, रूल्स बना लिए गए,
रीजन क्या था रूल्स बनाने का, कि कोई भी पर्सन अपनी मनमर्जी ना करे, यानी डिस्क्रेशन को कंट्रोल करने का, लिमिट में रखने का ये प्लान था, राइट। रूल्स इसलिए बनाए गए थे। रूल्स क्या थे, एक मीन्स था, एक जरिया था जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं अच्छे से। गोल क्या था, करप्शन ना हो, मनमर्जी बहुत ज्यादा ना चले और लोगों का वेलफेयर हो सके, इसलिए था। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आ सके। बट ये रूल्स लोगों ने, जो ऑफिशियल्स बनते गए, रूल्स को इतना ज्यादा फॉलो करने लगे कि ये चीज तो सेकेंडरी हो गई और रूल्स को फॉलो करना प्राइमरी हो गया। रूल्स ब्यूरोक्रेसी के लिए जरूरी है, रिटर्न रूल्स पे काम करना, बट अगेन दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और आज भी एक मेन पॉइंट आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म का, वही रिटर्न रूल्स ही है। So rules became more important than the game, and this apart rules cause procedural delay as they create complications in administration. और इसी को हम कहते हैं रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म वर्ड कहाँ से आया? जो फाइल होती है ना, गवर्नमेंट फाइल होती है, वो काइंड ऑफ इस तरीके से है कि उसके ऊपर रेड कलर से उसको बांधा जाता है, तो वो धागा होता है रेड कलर का काइंड ऑफ। अब आप देखोगे, अब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना, यू विल फाइंड आउट कि बहुत सारी ऐसे फाइलों का ना ढेर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको रिटर्न रिकॉर्ड रखना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बहुत बार ये होता है कि आप गए और आपका जैसे कोई सैंक्शन करवाना है, आपने कोई सिग्नेचर करवाना है, कुछ अप्रूवल लेना है, लाइसेंस लेना है, तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा लग जाता है टाइम उसके अंदर। बीइंग रीजन बीइंग, क्योंकि रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं आपको, और रूल्स अगेन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आजकल जैसे गवर्नमेंट ने, आप ऑब्जर्व करा होगा कि धीरे धीरे जैसे सिंगल विंडो सिस्टम आ रहा है, कि सारा क्लियरेंस आप एक ही जगह करवा लो। अगर आपको किसी का कोई लाइसेंस लेना है तो आप एक ही जगह लाइसेंस ले लो, आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या है, इस प्रोसीजरल डिले को ही कम करने की कोशिश की जा रही है। थर्ड आता है स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस। स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस क्या होता है? योग्यता। ठीक है, कि हर एक पर्सन सही से काम करे, जितनी उसकी एबिलिटी उस हिसाब से काम करे, तो ऑलरेडी क्या होगा, काम अच्छे से होगा। जैसे इनकम्बेंट होता है कि जिस पर्सन के पास अभी पोस्ट है, जो पर्सन उस पोस्ट पे बैठा है, तो उस पर्सन को इनकम्बेंट कहा जाता है। उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है? तो इन्होंने क्या करा कि रूल्स बता दिए, तरीके बता दिए, एंड साथ ही साथ कुछ कंडीशंस भी बता दी जिसमें वो चीजें यूज की जा सकती हैं। दैट कम्स स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस। थर्ड आता है हायरार्की। सो आई डोंट थिंक दैट वी नीड टू डिस्कस अ लॉट अबाउट हायरार्की, बिकॉज ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो चुका है हायरार्की का। बट वेबर ने स्पेशली माना था कि हायरार्की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हर एक ऑफिशियल हायरार्की का पार्ट होता है। और इस सिस्टम में जो लोअर ऑफिशियल्स होते हैं, दे फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ हायर ऑफिशियल्स। और इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है इस प्रिंसिपल को, हायरार्की वाले प्रिंसिपल को। देन इन्होंने पर्सनल एंड पब्लिक एंड को अलग अलग करा। वही है कि जो चीजें अवेलेबल हैं वो आपके लिए अलग हैं, और आप उस पोस्ट पे बैठे हो तो वो चीजें अलग मीनिंग कन्वे कर रही है। जैसे आपने देखा होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ आप पढ़ते हो, और देन यू गेट टू नो कि अच्छा ये चीजें पॉलिटिकल लीडर के लिए दी हुई है। मैं वहां से एग्जाम्पल उठाती हूँ, उससे तो नहीं एग्जैक्टली, एंटी डिफेक्शन से तो नहीं, मैं इससे उठा रही हूँ, इलेक्शन का जो सिस्टम होता है हमारे यहाँ। आपने ऑब्जर्व किया होगा, इवन जो हमारे यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे वो पीएम हो, चाहे फिर वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी अथॉरिटी क्यों ना हो, दे आर हैविंग द गवर्नमेंट रिसोर्सेज। उनके पास है रिसोर्सेज, उनके पास गाड़ियां भी हैं, उनके पास लोग भी हैं काम करने के लिए। बट स्टिल अगर उनको किसी इलेक्शन में प्रचार करने के लिए जाना हो तो वो गवर्नमेंट सर्विसेज का यूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट सर्विस मीन जो गाड़ियां वगैरह हैं वो गवर्नमेंट की वो यूज नहीं कर सकते, पर्सनल व्हीकल वो यूज कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो रहा है, पर्सनल और पब्लिक को अलग अलग किया जा रहा है, पर्सनल यूज को और पर्सनल सॉरी पब्लिक यूज को। वैसे ही यहाँ पर क्या करना है कि जो ऑफिशियल है वो अपनी पोजीशन का यूज पर्सनल एंड्स के लिए नहीं कर सकता। आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिया तो इट डज नॉट मीन कि आप अपने रिश्तेदारों को जॉब पे रखना स्टार्ट कर दो। ये चीज यहाँ पे इंश्योर करनी होगी। देन रिटन डॉक्यूमेंट की बात हो चुकी है। सब कुछ, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स हैं, डिसीजंस हैं, रूल्स हैं, सब कुछ राइटिंग में होने चाहिए। ओके,
इवन जो ऑरल डिस्कशन होता है वहां पर भी रूल्स जरूरी है। आप ये चीज जुडिशरी में ऑब्जर्व करते हो ना, जुडिशरी में भी ऑब्जर्व करते हो आप, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी ऑब्जर्व करते हो, वहां पे टाइपिस्ट बैठे हुए होते हैं। ऑल्दो टाइपिस्ट की अलग जॉब भी होती है, टाइपिस्ट का मेन काम क्या होता है कि जो भी चीज है, इवन जो ऑरल डिस्कशन भी हो रहा है वो भी क्या होगा, रिटन फॉर्म, ताकि कहीं कोई गुंजाइश न रह जाए गलत फहमी की। मतलब जो चीज रिटर्न में आने से ना ये माना जाता है कि करप्शन काफी हद से कम हो जाता है, ऐसा माना जाता है। लास्ट एलिमेंट इन्होंने कहा मोनोक्रेटिक टाइप है। मोनोक्रेटिक टाइप का क्या मतलब होता है कि ब्यूरोक्रेसी ही ये काम करेगी, कोई और काम नहीं कर सकता, इसकी मोनोपोली है। सर्टेन फंक्शंस आर परफॉर्म ओनली बाय द ब्यूरोक्रेसी, वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकता। And they monopolize certain functions and only the authorized officials can perform that functions, makes them monocratic in कि कुछ ही लोग उस काम को कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, उनकी ब्यूरोक्रेसी की यहाँ पे मोनोपोली हो रही है। तो ये 7 एलिमेंट थे जो वेबर ने बताए थे अबाउट द ब्यूरोक्रेसी। इन सारी चीजों को मोहित भट्टाचार्य ने 2 सेट में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी है उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक है स्ट्रक्चरल और एक है बिहेवियरल। स्ट्रक्चरल में डिविजन ऑफ वर्क आ गया, हायरार्की, रूल्स, रोल को स्पेसिफाई करना, ये सारी चीजें आ गई। बिहेवियरल में आ गया रैशनैलिटी, इम्पर्सनैलिटी, ओरिएंटेशन, न्यूट्रलिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी थ्योरी कंप्लीट हो, बट एक पॉइंट आता है, दैट इज आयरन केज मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो वेबर का थोड़ा सा लेंथी डिस्कशन होने वाला था, 1-2 दिन करने वाले थे, तो मैं 1 दिन का टाइम और दूंगी, एंड देन हम इसके क्रिटिसिज्म को और ये जो कुछ पॉइंट्स रह गए जो नोट्स में नहीं है अलग से मुझे ऐड करने हैं, तो कल हम इसको प्रॉपर इस पूरे चैप्टर को डिस्कस में रखेंगे। ठीक है, ये आपका मैक्स वेबर का क्रिटिक्स आ जाते हैं, रॉबर्ट मर्टन, फिलिप शेल्जनिक का, टालकेट पार्सन का नाम आ जाता है, पीटर ब्लाउ का आ जाता है, गॉल्डर का आ गया, विलियम डेलने, हर्बर्ट साइमन एंड मार्च, स्पिट्जर का आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट ऑब्वियसली जो वेबर ने प्रोवाइड कराया वो आज भी हम रिप्लेस नहीं कर पाए, तो दैट शोज कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी तक अगर हम उनको रिप्लेस नहीं कर पाए, दैट मीन्स उस पर्सन ने कुछ तो ऐसा हमें प्रोवाइड करा है जो वैल्यू है जिस चीज के अंदर, राइट। ये है, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो अब पूछ सकते हैं। मैम, हम्म। आपने जो बोला था फिफ्थ पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक एंड्स, हम्म। क्या हम पेपर 2 से सिविल सर्विस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लिंक कर सकते हैं? कैसे, एक्सप्लेन करो थोड़ा। मैम, आपने बोला था पर्सनल एंड और पब्लिक एंड सेपरेशन रखना है कि मतलब कैसे आप बताओ कि वक्त किसी के मतलब घर से कुछ नहीं होना चाहिए ऐसे कि। नहीं, ऐसा नहीं है, हम्म, आपको ये नहीं कहा गया कि यू हैव टू एक्ट लाइक 2 पर्सन, बट क्या है कई बार आप अपनी पोस्ट का ये प्रोविजन है ना, इसलिए ऐड करा गया था कि आप अपनी पोस्ट का गलत यूज ना करो। ठीक है, ये स्पेशली इसी चीज के लिए था। ऐसा कुछ नहीं है कि व्हेन यू आर ऑन ड्यूटी यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर, पॉसिबिलिटी हम्म, है कि आपकी फैमिली नीड में हो और आपको जाना पड़े। ठीक है, थोड़ा सा आप एथिक्स वाला पोर्शन पढ़ोगे ना, आपको आइडिया हाँ, होगा कि एक रियल एडमिनिस्ट्रेटर होता कैसा है। ओके, वो ओके, वैल्यू फ्री नहीं होता, उस पर्सन वो सेंसिटिव है, वो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके काम कर रहा है और उसको कोई परवाह ही नहीं है दुनिया में आग लग रही है क्या हो रहा है, नहीं। अगर ऐसा है तो ही इज वेरी इनसेंसिटिव, एंड उसको इतनी बड़ी पोस्ट देनी ही नहीं चाहिए। आप इसको फर्क को समझो, मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि उससे हम ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। मान लीजिए मेरे पास अथॉरिटी है, आई कैन एज अ डीएम, ठीक है, एज अ डीएम बात करते हैं, आई डू रिजर्व द अथॉरिटी कि मैं किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकती हूँ, ये है मेरे पास। ठीक है, या फिर मैं मान लीजिए 144 जो सेक्शन है मैं उसको लागू करने का मैं ऑर्डर दे सकती हूँ, ये मेरी अथॉरिटी है। लेकिन ये अथॉरिटी मुझे
पर्सनल यूज के लिए नहीं करनी है, ये मुझे पब्लिक वेलफेयर के लिए ही यूज करनी है। ये मुझे ध्यान रखना होगा। अगर मैं कोई डिसीजन ले रही हूँ तो वो डिसीजन क्यों ले रही हूँ ये बहुत मैटर करता है। इज दैट पर्सन इज हैविंग लॉट ऑफ डिस्क्रिशनरी। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स? अनलेस यू आर आस्किंग क्वेश्चन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बिकॉज रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, फिर ऑडियो क्लियर नहीं हो पाती। ठीक है, निशांत ने क्वेश्चन लिखा था। क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था कि वाई लीगल रैशनल अथॉरिटी इज द बेस्ट अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, डिस्कस करना था। तो उन्होंने जो पॉइंट लिखे हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप भी उन पॉइंट से देख सकते हो कि हाँ ठीक है, लेकिन जो इंट्रोडक्शन था वो थोड़ा और बेहतर हो सकता है। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट मीन्स यू हैव टू कंपेयर वेयर। आप किसी को बेस्ट बता रहे हो तो रीजन भी तो दोगे ना। रीजन उन्होंने जस्टिफाई करे, आई थिंक 3 से 4 रीजन उन्होंने बताए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उनके पास, लाइन इंडिविजुअल राइट का वो प्रमोट करते हैं रूल को, देन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जाता है, दैट इज व्हाई लीगल रैशनल इज द बेस्ट अथॉरिटी। पहली बात तो ये, बाकी सबने क्यों नहीं लिखा? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो लिखो, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कम से कम बाकी जो आता है ना ग्रुप में, देखा करो कि सामने वाले ने क्या लिखा, और आपको अगर लगता है ना कि कहीं थोड़ी बहुत कमी है तो आप कमेंट कर सकते हो। थोड़ा रीड करा करो जो आंसर्स पोस्ट किए जाते हैं। तो नया ग्रुप है क्या मैम? अभी ग्रुप आपको नया है मैंने क्या? ऐड करा है ओमकार, हाँ। ऐड करा है मैंने आपको। ओके। नया ग्रुप के। वहां पे आप अपना आराम से बता सकते हो। ओके मैम। डिस्कस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। गलत हो सकते हो, मैं भी मानती हूँ गलती हो सकती है, बट वो तभी सुधरेगी जब पता चलेगी कि गलती हो रही है। ठीक है, आज का क्वेश्चन मैं लिखूं या फिर यही लिखोगे पहले? मैम दोनों लिख लीजिए मैम, कल वाला भी और आज वाला भी। ठीक है, तो मैं आपके फिर ग्रुप में भेज देती हूँ दोनों क्वेश्चंस। ओके। सिंपल क्वेश्चंस ही रहेंगे। जो मैम कल आपने क्वेश्चन दिया था, क्या उसमें मैम हम डिमेरिट्स लिख सकते हैं कि मतलब लीगल रैशनल अथॉरिटी की डिमेरिट्स क्या होगी? मैं समझी नहीं, सॉरी रिपीट करना। मैम जैसे डिसएडवांटेज लिख सकते हैं हम उसके, मैम जो लीगल अथॉरिटी से, जैसे मैम एक बिल्कुल साइड। लिख सकते हो। डिस्कस अगर है तो दैट मीन्स आप पहले तो बताओगे कि देखो बेस्ट तो है, हम भी मानते हैं, ठीक है, अच्छा है। बेस्ट कहने के बजाय वी कैन से कि ये बेहतर है, बाकी फॉर्म ऑफ अथॉरिटी से बेहतर है, बट बेस्ट कहने में थोड़ा सा अभी है। लेकिन एक पॉइंट आता है यहाँ पे, स्टेटमेंट कहती है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर लीगल रैशनल इज द बेस्ट, डिस्कस करो। तो यहाँ पे आप, बहुत टेंडेंसी होती है कि आप खुद का व्यू पॉइंट लिख करके आ जाओ। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट मैक्स वेबर, कि मैक्स वेबर के हिसाब से ये चीज बहुत बेहतर है, बेस्ट फॉर्म है। इसका मैं आपको व्यू पॉइंट दूंगी, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स अबाउट दैट। मैक्स वेबर ने खुद माना था कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ब्यूरोक्रेसी में टेंडेंसी है कि वो पावर को ग्रैब करके बैठ जाए। के लिए उन्होंने कुछ सॉल्यूशन भी बताए थे। ठीक है, तो आई वुड से कि बेस्ट आंसर तो नहीं हो सकता आपका अभी तो, कि आपके पास सारा वो पॉइंट ही नहीं है, बट एटलीस्ट लिखो तो सही। ओके, ओके मैम। चलिए ठीक है फिर।